You all again. So today we are going to start our new chapter, that is first one, real numbers. Now first topic for the real number, it is Euclid's division lemma. Now lemma, this is new word for we people. Lemma means what? So earlier we have learned about division algorithm. उसी का एक पार्ट लेमा मीन्स इट इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डिवीजन अल्गोरिथम कैन बी प्रूव्ड. ये प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं जिसी के बेसिस पर अल्गोरिदम प्रूव किए जाते हैं. सो इट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द अल्गोरिदम, हम ऐसे इसको कह सकते हैं. बट ये लेने से पहले हमें अगेन वो डिवीजन अल्गोरिदम जो हमने पढ़ा था उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सपोज इफ आई कंसिडर एनी इंटीजर और नंबर, एक सपोज कोई एक नंबर ले लिया, उसे मैंने 2 से डिवीजन करना है. क्या आंसर आएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1. इफ आई कैरी 3, रिमाइंडर 13 है, मतलब डिवाइजर से बड़ा है तो हमें डिवीजन आगे ले जाना है. 2 6 जा 12, अगेन 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, ये आ गया 0. 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया. सपोज इफ आई कंसिडर द इमीडिएट नेक्स्ट नंबर 533, एंड इफ आई डिवाइड बाय 2, 533 क्या आएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 कैरी 3, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, इफ आई कैरी 3, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1. बट अगेन अगर मैं 534 ले लो और उसे 2 से डिवाइड करो तो हमें पता है कि अगेन वो इवन नंबर है, रिमाइंडर 0 ही होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई डिवाइड एनी ऑफ द इंटीजर बाय 2, रिमाइंडर क्या आए? सो रिमाइंडर दैट रिमेन 0 और 1. क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइजर कौन था? 2. तो याद रखो यहां मैं कह रहा हूं इंटीजर को a कह रहा हूं. a मींस 532 था, उसको हमने b से डिवाइड किया. सो b वी कॉल्ड इट एज डिवाइजर. तो यहां पे मैं लिखता हूं द रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन होगी 2, ये हमारा है डिवाइजर. सेम अगर कोई और वैल्यू ले लो, हम 3 की बात करें. सपोज इफ आई कंसिडर एनी नाउ 2 डिजिट नंबर, सपोज इफ आई से 25, इफ आई डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 आया. इफ आई कंसिडर 26, इफ आई डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24, रिमाइंडर कैन बी 2. अगर नेक्स्ट नंबर लो 27, सो 3 9 जा 27, रिमाइंडर 0 हो गया. अगेन में अगर 28 लेता हूं तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1. तो रिमाइंडर ये 1 या तो 0 होगा या तो 2 होगा. तो 0 1 एंड 2, तो डिवाइजर 3 है, तो यहां भी हमारा रिमाइंडर आया. रिमाइंडर इट इज आइदर 0 और 1 और 2, बट इट इज लेस देन डिवाइजर 3 था, तो हम लिखे डिवाइजर 3. तो हर एक केसेस में आप देखोगे तो ऐसे होता है कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से कम ही होता है. फॉर एग्जांपल हमने मान लो यहाँ पे एक नंबर ले लिया 63, उसे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, सो 3 2 जा 6, ये 0 ऊपर से कैरी कर दिया 3, तो 3 ये रिमाइंडर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये 3 अगर रिमाइंडर होता है तो 3 से डिवीजन होता है, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0 हो गया. मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर की वैल्यू सेम भी कभी हो ही नहीं सकती. तो क्या होगा? सो यहां पे याद रखो ऑलवेज रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर होता है. तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा तभी हम कहते हैं आपका डिवीजन गेट्स ओवर. अगर रिमाइंडर बड़ा होगा या तो उसके जितना भी होगा डिवाइजर जितना, हम आगे उसका डिवीजन करते हैं. इसी का यूज करके तो यहां पर डिवीजन अल्गोरिदम हमने क्या देखा था? तो वहां डिवीजन अल्गोरिदम में हमने देखा था डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये डिविडेंड मतलब मैं कोई यहाँ पे वैल्यू ले लू 63, तो डिविडेंड को हम कहते हैं ए, इज इक्वल टू डिवाइजर मान लो हमने बी से उसको डिवाइड किया है तो डिवाइजर को बी कह रहा हूं। तो अगर कोई भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हमने डिवाइड किया तो हमें कोशंट और रिमाइंडर मिलते ही है। तो उनका रिलेशन हमें पता है क्या होता है। तो बी इंटू कोशंट को क्यू कहूं और रिमाइंडर हमारा आर है, तो हमारा इक्वेशन यह होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेरीफाई करते हैं। देखो ये 63 कैसे बनेगा। सो डिवाइजर इंटू कोशंट मीन्स 3 इंटू 21 और रिमाइंडर आया 0। सो 21 3 63 हो गए। अगर यहां की बात करूं तो 28 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 3 से डिवाइड किया, कोशंट आया 9 प्लस रिमाइंडर 1, तो 3 9 27 प्लस 1 28 हमारा हो जाता है। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते थे। तो यही लेमा के फॉर्म में यूक्लिड ने हमें दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है समझ लो। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, याद रखो ए एंड बी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे हम कह देते ए ग्रेटर देन बी। सो ए और बी दो वैल्यू अगर होती है तो बड़ी वाली वैल्यू को हम लोग कहेंगे डिविडेंड और छोटी वाली डिवाइजर। ओके, कभी ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर देन क्या होगा। सो देयर एग्जिस्ट again two integers, there exist q and r। हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, हम इसको कहेंगे देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। कौन से? q एंड r। क्योंकि कोशंट एंड रिमाइंडर वो भी तो इंटीजर ही होते, कोई वैल्यू होती है, बट कैसी होती है। सो देयर एग्जिस्ट, ये यूनिक वर्ड लिखा समझो, कभी भी क्वोशंट अलग अलग नहीं होता, डिवीजन करोगे तो क्वोशंट एक ही आएगा, यूनिक होगा। सो यूनिक इंटीजर होते हैं क्यू एंड आर। कैसे होते हैं? सो सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये उसका फॉर्म बनता है। बट यहां हमने देखा कि रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है? लेस देन डिवाइजर। तो यहां हमारा डिवाइजर बी है, तो हम कहेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। मतलब क्या? रिमाइंडर शायद 0 होगा या तो 0 से बड़ा, बट कितना बड़ा? लेस देन डिवाइजर, जो भी डिवाइजर की वैल्यू होगी उससे छोटा होगा। जैसे हमने 3 डिवाइजर लिया था तो यहां रिमाइंडर की वैल्यू 0 थी, 1 या तो 2 थी, बट 3 नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये खास क्राइटेरिया याद रखो, रिमाइंडर की उन्होंने रेंज बताई है। रिमाइंडर इट कैन बी 0 और ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो अगेन याद रखो, फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर ए बड़ा है तो ए डिविडेंड होगा, बी डिवाइजर होगा। सो अगेन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट उनका रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब इसी का ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम ज्यादातर यहां पर करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, तो उसका मैं एक एग्जांपल ले लो। सो फाइंड एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। फाइंड एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। अब देखो, प्राइमरी में हमने एक मेथड सीखी थी ऐसे एचसीएफ फाइंड आउट करने की, डिवीजन मेथड। उसी का ये फॉर्म है यूक्लिड। देखो तो मैं वो दोनों की कंपैरिजन करके दिखा दूं कि हम कैसे ये करते थे। तो प्राइमरी की मेथड थी, हम मान लो डिवीजन कर रहे हैं
455 को 42 से, तो 42 वन जा 42, ये डिवीजन होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, देन यहां पर ये 0 हो जाएगा, ऊपर से कैरी कर दिया 5। अब ये जो रिमाइंडर आता था, उसी रिमाइंडर से हम लोग डिवीजन करते थे अगेन ये डिवाइजर को। ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ये रिमाइंडर से डिवाइजर को ही डिवीजन करते थे। सो 35 को अगेन ये 42 डिवाइजर था, उससे डिवाइड करेंगे, 35 वन जा 35। सो यहाँ 5 एंड 7 12 कैरी 1, ये 0 7 हो गया। तो यहां पर ये 7 हमारा रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, इसी रिमाइंडर से आगे वाला जो डिवाइजर 35 था उसी को डिवीजन करेंगे, तो ये हो गया 7 5 जा 35, ये रिमाइंडर 0 आया। मतलब जहां तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक ये हमारा डिवीजन चलता रहेगा। कैसे, तो हमने छोटी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइजर से डिवीजन किया, जो रिमाइंडर आता है उससे अगेन ये हमारा डिवाइजर था उसी को डिवाइड करना है। अगेन रिमाइंडर जो आया आगे वाले डिवाइजर को डिवाइड किया, जब तक 0 नहीं आता तब तक चलता रहेगा। और अंत में जो भी हमारा फाइनल लास्ट वाला डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर 0 बना तब का जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है उसी को हम कहते हैं HCF, दैट इज इक्वल टू 7। क्यों ऐसे, तो यहां मतलब ये होता है कि ये डिवाइजर 35 और ये 7 डिवाइजर, और ये 35 मतलब हमारा था ये रिमाइंडर और डिवाइजर, इन दोनों का एलसीएम 7 होगा। वैसे 35 42 देखोगे, इनका भी एलसी ये आपका एचसीएफ, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ 7 होगा, और इनका भी ये 7 ही है। इन शॉर्ट यह डिवीजन से हम लोग वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करते करते हम लोग उसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ उनको डिवाइड, दोनों का कॉमन यहाँ पे 42 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है अगेन हमारा प्रीवियस डिवाइजर को ही डिवाइड करना है। अगर इसी को हम यूक्लिड के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो, तो यूक्लिड के फॉर्म में लिखना है a इज इक्वल टू, अब 455 को डिवाइड करना है, तो दिस इज माई a, और ये हमारा होगा b। तो b से डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करना है, तो यहां डिवीजन कैसे होगा, तो देखो 42 वन जा 42, तो यहां 42 से हमें 455 तक जाना है, तो 42 10 जा करोगे 420, और प्लस 420 प्लस 35, 42 से डिवाइड करो तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा वो हमें साइड में डिवीजन या तो मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना है। 455 को 42 से डिवाइड करना है, तो 42 10 जा 420 होगा, 42 11 जा नहीं होगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना, तो 42 10 जा 420, 455 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 35 रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या कहा कि ये जो हमारा डिवाइजर था वो ऑलवेज आपका बन जाता है डिविडेंड, और ऑलवेज ये रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर से याद रखो, ऑलवेज ये आपका जो डिवाइस, ये क्वोशंट जो आता है, क्वोशंट को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपका जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बनेगा और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बनेगा। तो 35 से डिवाइड करेंगे, 35 वन जा 35, 35 एंड 7 42, ये रिमाइंडर 7 आया। अब अगेन ये हमारा है क्वोशंट, इसको कंसीडर नहीं करना है, तो 35 बन जाएगा डिविडेंड, 7 बनेगा डिवाइजर, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0 बन गया। तो ये हमारा क्वोशंट है। तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 हुआ तो लास्ट वाला डिवाइजर 7 है, हेंस HCF इज इक्वल टू 7, ये आंसर आएगा। याद रखो अगेन यूक्लिड से हमें HCF कैसे फाइंड आउट करना है। सो जो डिविडेंड है A, उसको डिवाइजर से डिवाइड करेंगे B से, तो जो क्वोशंट आएगा वो पास में लिखेंगे, और रिमाइंडर जो होगा वो हमने लिखा। अब क्या करेंगे, क्वोशंट को कंसीडर नहीं करना है, ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बनेगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बनेगा। सिंपली समझ लो, इसको हटा के ये दोनों वैल्यू आगे आ जाएगी, फिर उनका अगेन डिवीजन करो, सो 35 वन 35, क्या बचा 7, तो रिमाइंडर 7। अगेन ये क्वेश्चन छोड़ दो, 35 बन जाएगा डिविडेंड, 7 बनेगा डिवाइजर, 7 5 35, रिमाइंडर 0 जब तक नहीं होता तब तक चलता रहेगा, और जब रिमाइंडर 0 होगा
तब जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर होता है उसी को हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एक दो सम लेते हैं ताकि हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाए, पता चले। सपोज एक्सरसाइज 1.1 में आपको दिया हुआ पहला ही समय वो मैं कर लूं। 225 एंड 135 आपको कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। यूज यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम या डिवीजन लेमा जो भी कहेंगे, मीनिंग सेम ही हमें यही मेथड करनी, यूक्लिड से ही फाइंड आउट करना है एचसीएफ। फैक्टराइजेशन से या तो डिवीजन मेथड से हमने जो फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ वो तो हमें प्राइमरी में किया हुआ ही है, ये नई मेथड है याद रखो। तो ए हमारा होगा 225। अब हमारी जो डिवीजन की मेथड है वो नहीं करता, यहाँ पे हम सिंपल करते जाएंगे। तो 225 को 135 से डिवाइड करना है, तो 135 वन जा ही डिवीजन होगा। ऐसे हो तो साइड में आप यहाँ पे कर देने का 225 माइनस 135, 0 3 एंड 9 12, तो ये बचेगा आपका 90 आ गया आपका यहाँ रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, 135 आपका डिवाइजर बनेगा, सॉरी डिविडेंड बनेगा, 90 आपका डिवाइजर बना। अब 90 से डिवाइड करो, तो 90 वन जा 90 एंड 135 में से सब्ट्रैक्ट करो 90, बचेगा 45। अब अगेन क्वेश्चन छोड़ दो, 90 बन जाएगा आपका डिवाइजर डिविडेंड और 45 बन जाएगा डिवाइजर। तो 45 से डिवाइड करेंगे, 45 टू जा 90, तो रिमाइंडर बन गया 0। सो लास्ट वाला हमारा जो डिवाइजर है वो है 45। सो HCF इज इक्वल टू 45, ये आपका आंसर होगा। मान लो इसी में हमें ये दूसरा सम दिया है 196 एंड 38 टू 20, ये दो वैल्यू है, इनका इससे फाइंड आउट करो। तो ऑफकोर्स ये बड़ी वैल्यू है, इसको डिविडेंड कहेंगे। तो 38220, इसको अगर 196 से आप डिवीजन करते हो तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन कर लेना पड़ेगा साइड में, और लॉन्ग डिवीजन करके आपको आंसर फाइंड आउट करोगे तो वहां क्वोशंट आपका होगा 195, बट रिमाइंडर वहां पर आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या, 196 ये 38,220 का फैक्टर है, उसका क्वोशंट आया 195, तो 195 196 उसके फैक्टर हो गए क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये दोनों वैल्यू को हम फैक्टर कहते हैं। तो यहां हमारा ये डिवाइजर 196 था, तो वही हमारा हो जाएगा HCF, क्योंकि 195 वो तो हमारा क्वोशंट है, तो क्वोशंट हमें कंसीडर नहीं करना है। उसी में एक सम दिया है, फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। चलो ये हमारा डिविडेंड है A 867, डिवाइड करना है 255 से। ठीक है, सो 255 से इसका डिवीजन करो। सो 255 से डिवाइड कर, हाँ 255 से डिवाइड करेंगे, सो 255 3 जा 255 3 जा, ऐसे हो तो हम यहाँ कर देते 255 3 जा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 765 हुआ। अब 867 में से 765 सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 एंड 2 7, ये 0 ये 1, सो 102 ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब क्या होगा, 255 बन जाएगा डिविडेंड, 102 ये हमारा बनेगा डिवाइजर। अब 102 से देखो करेंगे तो 102 2 जा 204 होगा। तो अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं, 255 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 102, 2 जा 204, 4 एंड 1 5, 5 as it is 0, so 51 is the remainder।
अब अगेन 102 हमारा हो जाएगा डिविडेंड, 51 से उसको डिवाइड करना है, सो 51 टू झा 102, सो रिमाइंडर बन गया 0। सो लास्ट एंड फाइनल हमारा डिवाइजर है 51, सो दैट इज अवर HCF 51 हो गया। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या तो डिवीजन एल्गोरिदम है, जिसके उपयोग से हमें HCF फाइंड आउट करने में मदद होती है। कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ लो। इसी का एग्जाम्पल नंबर 1 देता हूं कि जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये 12,576 है, तो वो हमारा बन जाएगा डिवीजन 12,576 एंड 4052 ये हमारा होगा डिवाइजर। अब मल्टीप्लाई करके या तो साइड में डिवीजन करके आपको पता चलेगा 4000 थ्रीजा जाएगा यहाँ पे, सो 12,000 के करीब पहुंच जाओगे। और अगर रिमाइंडर देखोगे तो रिमाइंडर 420 आता है। अगेन ये 4052 ये हमारा डिविडेंड बनेगा, 420 डिवाइजर बनेगा। अब 4000 है तो 420 टेंजा करूं तो 4200 होगा, मतलब टेंजा तो नहीं चलेगा, तो 420 नाइनजा ये हमारा डिवीजन होगा। और रिमाइंडर यहां बचता है 272। अब 420 बन जाएगा डिविडेंड, 272 से डिवीजन करना है, तो देखो 272 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ तो हमारा 500 से ऊपर हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो 272 वनजा करोगे, 420 में से 272 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 148 ये आपका रिमाइंडर होगा। अब 272 अगेन हमें ये प्रोसेस करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब ये डिविडेंड बन जाएगा 272, 148 हमारा बन जाएगा डिवाइजर। अगेन 148 वन जा 148, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 272 में से 148 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 148 124 ये हमारा होगा रिमाइंडर। सो अगेन 148 ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 124 ये डिवाइजर है, डिवीजन करो तो 124 बनजा। अब सब्ट्रैक्शन करो तो ये बन जाएगा 4 एंड 4 8, 2 एंड 2 24। अब अगेन 124 आपका बनेगा डिविडेंड और 24 बन जाएगा डिवाइजर। तो 24 फाइजा 120, 120 एंड 4 124, तो रिमाइंडर 4 आया। अब 24 को डिविडेंड बनाएंगे, ये डिवाइजर हमारा 4 बनेगा, रिमाइंडर जो है वो, तो 4 6 24, अब रिमाइंडर 0 आया। सो लास्ट वाला डिवाइजर हमारा कौन था? 4। ये लास्ट वाला डिवाइजर समझो या तो वही वैल्यू होती है, ये सेकंड लास्ट वाला हमारे 0 से पहले वाला रिमाइंडर वो सेम ही होता है। तो ये नॉन जीरो, जो लास्ट वाला नॉन जीरो रिमाइंडर है वो कहो, या तो लास्ट वाला डिवाइजर, इसी को हम कहते हैं HCF। तो ये HCF हो जाएगा 4। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। तो ये यूक्लिड से हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसके बारे में यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब कई यहाँ पर जो सम्स है वो प्रूव दैट वाले होते हैं, कई रिजल्ट हमें यहाँ पे डिराइव करने होते हैं कि अगर डिवाइजर हमारा अलग अलग वैल्यू हो तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज या तो रिमाइंडर जो चेंज होते हैं तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं वो समझो। तो सबसे पहले हमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. Every positive integer. अब पॉजिटिव इंटीजर अगर इवन है तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2q, एंड अगर वो ऑड है सो दे आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। तो यहां ऑड और उन्होंने इवन ऐसे दो हमें रिजल्ट प्रूव करने को कहा है कि हमें बताना है
कि सारे इवन होते हैं 2q फॉर्म में। तो यहां हम कहेंगे प्रूव दैट एवरी इवन integers are of the form 2q and every odd integers are of the form 2q plus 1। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहां 2q, q मतलब कोशेंट है और ये 2 कौन है? सो कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, मतलब ये अगर bq प्लस r ये फॉर्म देखा जाए तो b इज इक्वल टू 2 हुआ। तो इसका हम सॉल्यूशन कहेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर a होगा और उसके लिए अगर डिवाइजर हमने ले लिया b, पॉजिटिव इंटीजर a, इफ b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू मतलब डिवाइजर हमने 2 लिया, देन क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम या तो लेमा, देयर एग्जिस्ट unique integers q and r such that a is equal to 2q plus r, क्योंकि b की जगह 2 है। हमने सिर्फ यहां लिखा है यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेमा ही लिखा है। और एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे पॉजिटिव इंटीजर a एंड b थे, बट b की जगह यहां पर हमने 2 लिया। क्यों? हमें यहां पे 2q फॉर्म ये प्रूव करना था। सो q कोशेंट को जो मल्टीप्लीकेशन में 2 आया है वो हमारा डिवाइजर होता है, इसलिए यहां पर b इज इक्वल टू 2 लिया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू 2q प्लस r, बट कंडीशन क्या थी? 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर b मतलब कौन है? यहाँ पे 2 हो गया। यूक्लिड का क्राइटेरिया याद रखो, कंडीशन उसने भी दिया हुआ था 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। यहां b की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब देयरफॉर r कैन पोजेस द वैल्यू 0 1, लेस देन 2 मतलब 0 और 1 यही होगी। अब ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा? देयरफॉर a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 एंड सॉरी और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 0 मतलब 2q हो गया। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2q और सॉरी एंड लिखा जा रहा है भाई, और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब 2q का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 2 आता है, तो इसको हम कहते हैं इवन। 2 का मल्टीपल है तो ये इवन हो गया, और कोई भी इवन नंबर में प्लस 1 करोगे तो वो ऑड हो गया। तो इसी का मतलब यहां पे लिखेंगे हेंस व्हाट डू वी कंक्लूड? एवरी इवन इंटीजर्स, every even integers are of the form 2q and odd integers are of the form 2q plus 1। तो ये एज अ रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी इवन इंटीजर होगा तो उसका फॉर्म 2q ही होता है, और ऑड इंटीजर होगा तो उसका फॉर्म होता है 2q प्लस 1। बट प्रूव करने के लिए हमने अगेन यहाँ पे डिवीजन लेमा का ही यूज किया है। मान लो यहाँ डिवाइजर अगर 3 होता तो क्या मतलब? आप देखोगे कि सारे के सारे इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो, उसके ये दो फॉर्म ही होते हैं 2q एंड 2q प्लस 1। अगर डिवाइजर 2 है तो सारे इवन ये 2q में आ जाएंगे, 2 4 6 8 यहाँ पे आ जाएंगे, और ये ऑड है वो सारे 2q प्लस 1 में ही हो जाएंगे। अब इसी की जगह हम लोग, सपोज हम लोग ले रहे हैं यहां डिवाइजर 3 कर देते तो क्या होगा? तो यहां पर समझते, और
for any positive integer a. If b is equal to 3, then there exist unique integers q and r such that a is equal to 3q प्लस r. b की जगह 3 लिखा, कंडीशन क्या होगी? 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3. दैट मीन्स देयरफॉर r कैन पोजेस वैल्यू 0, 1 या तो 2 होगा. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो a का एक्सप्रेशन क्या होगा? सो a कैन बी एक्सप्रेस एज 3q प्लस 0 और a कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय 3q प्लस 1 और a कैन बी एक्सप्रेस एज 3q प्लस 2. मतलब a इज इक्वल टू 3q हो गया. 3q मतलब क्या? ये 3 का मल्टीपल होगा. सो एवरी मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3q. जो 3q के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल, उसको सबको 3q कहेंगे. देन और अगर नॉन मल्टीपल है तो उसका फॉर्म होगा 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2. ये दो फॉर्म ही हो गए, इनको कहेंगे नॉन मल्टीपल ऑफ 3. अगर 3 के मल्टीपल में कोई इंटीजर है तो उसका फॉर्म होगा 3q और नॉन मल्टीपल हो गए तो उनका फॉर्म ये दो हो गए, आइदर 3q प्लस 1 होगा या तो 3q प्लस 2 होगा. कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एक इंटीजर ले लेते 25, तो 25 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इन दोनों में से ही कोई एक फॉर्म होगा. कैसे आएगा? तो इसका देखो, ये 3q प्लस 1 फॉर्म आएगा. यहां पर अगर मैं क्वोशंट q इज इक्वल टू 8 ले लू तो 3 8 जा 24 प्लस 1, ये 25 हो गया. बट 26 चाहिए तो क्या होगा? उसका 3q प्लस 2 फॉर्म होगा. 26 3 8 जा 24 प्लस 2 26 होगा. बट जैसे ही 27 होगा, मल्टीपल ऑफ 3, उसका फॉर्म हो जाएगा 3q 3 9 जा 27. इसका मतलब सारे इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. इसी में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं. अगर डिवाइजर बी हो तो ये कोई भी इंटीजर को ये तीन फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये कभी कभी हमें प्रूव करने के लिए कहते हैं, प्रूव दैट ऑल in multiple of 3 can be expressed by 3q, a non-multiple of 3 integers can be expressed by 3q plus 1 और 3q plus 2. ऐसे ही सम आगे आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे सम करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं. एग्जाम्पल 3. Show that any positive integer is of the form. Any positive odd integer, यहां पे लिख रहा हूं any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. q मतलब कोशंट, तो कोशंट है मतलब q, एनी इंटीजर, q इंटीजर होगा, कोई भी कोशंट ही है. ऑड इंटीजर कहा है एंड एक्सप्रेशन कहा है 4q प्लस 1. 4q, q मीन्स कोशंट. कोशंट को जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो हमारा bq होता है. bq प्लस r मतलब ये b है, डिवाइजर 4. तो इसका मतलब यहां b इज इक्वल टू 4 है. ये हमें समझ में आ गया. तो वही रिजल्ट हम यहां पे डिराइव करेंगे. सॉल्यूशन ले रहे हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a. एनी पॉजिटिव इंटीजर a, इफ b इज इक्वल टू 4, देन b इज इक्वल टू 4. हमने ये जो प्रूव करना है उसी से हमने ले लिया, सही किया कि b की वैल्यू 4, डिवाइजर 4. So if b is equal to 4, then यूक्लिड ने क्या कहा? So there exist unique integers
यूनिक इंटीजर्स कौन से, Q एंड R कैसे होते हैं, सच दैट A इज इक्वल टू 4Q प्लस R वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई भी होगा, अगर मैंने डिवाइजर 4 लिया है तो हमें उसके लिए कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा और वो यूनिक होगा। कैसा होता है कोशेंट एंड रिमाइंडर, दे आर सच विच सेटिस्फाइंग इक्वेशन A इज इक्वल टू 4Q प्लस R वेयर B रिमाइंडर इट कैन बी 0 और लेस देन B, और B की वैल्यू यहां हमने क्या ली है 4, तो यहां लिखेंगे लेस देन 4। मतलब क्या, सो देयरफॉर R कैन पोजेस वैल्यू 0 1 2 और 3। R की वैल्यू रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, शुरू में हमने देखा कि ऑलवेज रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम ही होती है। एंड देयरफॉर A की एक्सप्रेशन क्या होगी, A कैन बी एक्सप्रेस एज 4Q प्लस 0 और A कैन बी एक्सप्रेस एज 4Q प्लस 1 और A कैन बी एक्सप्रेस एज 4Q प्लस 2 और A कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 4Q प्लस 3। अब देखो यहां देयर फॉर A इज इक्वल टू 4Q प्लस 0 मतलब 4Q, और 4Q को मैं 2 इंटू 2Q लिख दिया। मतलब क्या, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये 2Q क्या है, 2Q इट इज अनदर क्वोशंट कोई है, एनी Q क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज अनदर कांस्टेंट, कोई भी इंटीजर होगा। सो 2Q इज अनदर इंटीजर, तो यहां मैं लिखूंगा ये दैट इज इक्वल टू 2K हो गया। 2Q कौन है, K, सो वेयर K इज इक्वल टू 2Q, तो ये 2K फॉर्म हो गया। 2K फॉर्म मतलब क्या कहेंगे इसको, तो दिस इज इवन इंटीजर। 2 का मल्टीपल होगा मतलब इवन ही होगा। तो लिखता हूं यहाँ पे 2K, तो यहां लिख रहा हूं मैं विच इज इवन। सेम वे यहां पर देखो, यहां पर 4Q प्लस 2 है, यहां पर भी अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा 2Q प्लस 1। अब मल्टीपल 2 है, यहां कोई भी एक्सप्रेशन होगा, बट अगर उसका मल्टीपल 2 है मतलब वो हो जाएगा इवन, क्योंकि ऑड वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करो इवन हो जाती है। तो ये मल्टीपल 2 है, इसका मतलब ये भी फॉर्म क्या हो गया, ये कोई भी कांस्टेंट हो, इवन हो ऑड हो, पर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो क्या हो जाएगा, वो इवन ही हो जाएगा। तो इसको भी मैं लिखता हूं विच इज इवन। 2 का मल्टीपल मतलब इवन है। बट हमारी इसी की बात करो तो ये क्या होगा, 4Q प्लस 1 है। अब ये 4Q प्लस 1, इसी को हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो A इज इक्वल टू, तो ये होगा 2 इंटू 2Q प्लस 1। देखो 2 इंटू 2Q, 4Q को मैंने 2 इंटू 2Q लिख, 2Q मतलब क्या, ये कोई कांस्टेंट हुआ, तो ये होगा 2K प्लस 1। तो ये प्लस 1 तो है, बट ये 2 का मल्टीपल है, तो ये 2Q को मैंने K लिखा मतलब 2K प्लस 1 है। सो A का फॉर्म आ गया 2K प्लस 1, 2K मतलब इवन, बट प्लस 1 कर दिया तो वो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं विच इज ऑड, क्योंकि 2K प्लस 1 बन गया। सेम यहां पर भी देखो, ये है A इज इक्वल टू 4Q प्लस 3 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A इज इक्वल टू 4Q प्लस 2 प्लस 1, 3 को मैंने बाइफरकेट कर दिया, फैक्टर निकाल दिए। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो ये भी बन गया 2Q प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो गया, ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 इंटू 2Q प्लस 1। 2Q प्लस 1 कुछ भी वैल्यू हो, ऑड हो इवन हो, हमें वो नहीं देखना, बट मल्टीपल 2 का है, और ये 2Q प्लस 1 ये कोई भी अनदर इंटीजर होगा, इसको मैं K लिख रहा हूं प्लस 1, तो ये भी आ गया आपका 2K प्लस 1, यही फॉर्म आ गया 4Q प्लस 3 का भी। सो 2K प्लस 1 आया मतलब ये भी क्या हो गया, सो विच इज ऑड। सो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर हम कंक्लूजन क्या करेंगे, 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3 आर ऑफ द फॉर्म, उनका फॉर्म कौन सा हमने तय किया, यहाँ पे प्रूव किया, दैट इज ऑफ द फॉर्म 2K प्लस 1। और पहले ही हमने एग्जांपल में देखा कि 2Q
ये इवन के लिए होता है और 2q+1 ऑड के लिए होता है, तो ये 2q की जगह 2k+1 आया। एंड देयरफॉर यहां पे लिखेंगे हेंस एवरी, या जनरलाइज कर देंगे, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म उसका होगा, आइदर इट इज 4q+1 और 4q+3। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। यूक्लिड का यूज करके ही हमने देखो कैसे हम यहाँ रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप इसे समझ लोगे तो चैप्टर ये बहुत ही इजी है, अदरवाइज बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अगेन इसी की प्रैक्टिस करने के लिए और एक सम ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1। शो दैट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 where q is इंटीजर। q कोई भी कोशंट है, कोई भी इंटीजर होगा। सेम जैसे वहां 4q+1 4q+3 था, यहां पर 6 आया। देख के ही पता चलता है BQ+R मतलब B इज इक्वल टू अब 6 लेना है। तो वही यूक्लिड से हम स्टार्ट करेंगे। और एनी पॉजिटिव इंटीजर A if B is equal to 6 then there exist unique integers Q and R such that A is equal to 6q+R where 0 less than or equal to R less than 6। ये यूक्लिड लेमा लगा दिया। इसी का मतलब होगा R can possess the value 0, 1, 2, 3, 4, 5 and therefore A can be expressed as 6q+0 or A is equal to 6q+1 or A is equal to 6q+2 or A is equal to 6q+3 or A is equal to 6q+4 और A is equal to 6q+5। तो ये 6 केसेस यहां पर हो गए। बट हमें देखो ऑड प्रूव करना है। कभी कभी इवन भी कहेंगे, तो इवन मतलब क्या फॉर्म आपका 2q के फॉर्म में या तो 2k के फॉर्म में प्रूव करना है। तो देखो पहले हम इवन ही देख लेते हैं। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू, यहां पर 6 है उसको मैं 2 इंटू 3q लिख दूं तो ये फॉर्म हो गया है 2k। इसका मतलब ये इवन हो गया। यहां पर भी देखोगे तो A इज इक्वल टू 2 कॉमन निकल जाएगा, 3q+1 मतलब ये भी बन गया आपका 2k। तो ये भी तो बन जाएगा आपका इवन क्योंकि 2k फॉर्म आ गया। सेम यहां पर कॉमन निकल रहा है 2, तो बन जाएगा 2 3 6 3q+2 मतलब यहां भी 2 का मल्टीपल आया तो ये भी हो जाएगा 2k। तो हर जगह हमारा फॉर्म ये 2k बन रहा है। तो 2k मतलब क्या हो गए, ये सारे के सारे फॉर्म आपके इवन के हो गए। सो A इज इक्वल टू 6q या 6q+2 6q+4 are of the form 2k, hence they are even। बट ये 6q+1 अगेन जो आगे किया वैसे ही, ये 6q को मैं ऐसे लिख सकता हूं
इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 into 3 क्यूब प्लस 1। 3 क्यूब इट इज अनदर कांस्टेंट है, तो उसको मैं k कह रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये फॉर्म आ गया। यहां 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 3 इसको भी लिखेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू, ये 6 क्यूब है तो यहां मैं लिख रहा हूं 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, यहां से मैं 2 कॉमन निकल रहा हूं, तो 2 कॉमन निकल रहा, 2 3 जा 6 प्लस 1 प्लस 1। अब ये 3 क्यूब प्लस 1 ये कांस्टेंट ही है, कोई अनदर इंटीजर है, क्वोशंट है, तो यहां इसके लिए मैं k लिख रहा हूं, तो अगेन ये फॉर्म आ गया 2k प्लस 1। 6 क्यूब प्लस 5 के लिए देखो, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1 लिख दिया मैंने, प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों में से कॉमन 2 निकाल दो, बचेगा 3 क्यूब प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1। 3 क्यूब प्लस 2 इट इज एनी इंटीजर, कोई भी कांस्टेंट है, क्वोशंट है, तो उसको मैं अगेन k लिख रहा हूं, तो 2k प्लस 1। तो क्या लिखेंगे आगे, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 as well as 6 क्यूब प्लस 5 are expressed as or are of the form 2k plus 1। तीनों का फॉर्म 2k plus 1 जैसा है, मतलब क्या, so they are odd। Hence, what do we generalize? Every odd integer can also be expressed as 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब यही यूक्लिड लेमा का यूज करके हमें कई प्रॉब्लम सम्स पूछे जाते हैं, वहां फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ ही, क्योंकि यूक्लिड का बेसिकली यूज एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए ही होता है। बट वो प्रॉब्लम सम में हमें समझना पड़ता है कि कैसे यहां पर एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 यहां पर डिस्कस करते हैं। A sweet seller has 420 काजू बर्फी, 420 काजू बर्फी। फोर 420 काजू बर्फीज and 130 badam। She wants to stack them in such a way that stack has the same number and they take up the least area of the tray। ट्रे में उनको अरेंज करना, स्टैक करना है, एक के ऊपर एक अरेंज करना है, बट कैसे, तो हर एक की स्टैक की जो लेंथ है, हाइट होगी, वो सेम होनी चाहिए। मतलब सेम नंबर ऑफ बर्फीज हमें अरेंज करने हैं कॉलम वाइज, और हर एक कॉलम मतलब सेम दिखे, और उसमें ऐसे नहीं कि चलो दो 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 अरेंज करते तो एरिया इतना सारा पूरा ट्रे में अगर भर दे, ऐसे नहीं, मिनिमम एरिया में। मतलब क्या, मिनिमम एरिया कवर करना है। इसी से आपको क्लू मिलता है कि हमें कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा हमें अरेंज करने हैं स्टैक में बर्फीज। सो मैक्सिमम पॉसिबल बर्फीज सारे इक्वली करने हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमम बर्फीज, इसी को हम कहेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, तो हमें पूछा है what are the number of that can be placed in each stack। so what is the number, so the number that can be stacked in each of the stack, or number of burpees can be stacked in each stack, that is equal to HCF of, ये होगा दोनों का 420 एंड, या तो कॉमा कर दे 420 एंड 130। सो एचसीएफ जो होगा वही आपको इंडिकेट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी स्टैक और कैन बी अरेंज इन वन स्टैक। एक स्टैक में हम कितने अरेंज कर सकते, तो वो एचसीएफ बताएगा। तो एचसीएफ के लिए अगेन यूक्लिड यूज कर दो, 420 बड़ा है तो उसको डिविडेंड करेंगे, तो 420 को 130 से डिवाइड कर दो, सो 130 टू जा होगा, सो 260, 3 जा भी हो जाएगा, 13 3 जा 390 हो जाएगा, तो कितना बचेगा
420 minus 13 3 is 39, 390. So 0 9 8 312 कैरी 1. तो ये बचा 30 ये आपका हो गया रिमाइंडर. अब 130 को डिवाइड करेंगे 30 से. सो 30 फोरजा 120 एंड 10 बचेगा रिमाइंडर. 30 अब बनेगा डिविडेंड 10 से. ये हर बार याद रखो आपको इसको छोड़ देना है, क्वोशंट को छोड़ देना है. डिवाइजर बनेगा डिविडेंड और रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर. 10 3 जा 30, ये रिमाइंडर 0 आ गया. सो एचसीएफ इज इक्वल टू लास्ट डिवाइजर 10 है. तो 10 इज द एचसीएफ. इसका मतलब ये मिनिमम एरिया में अगर बर्फीज को स्टैक करने हैं तो इन ईच ऑफ द स्टैक यू कैन अरेंज 10 बर्फीज. 10 बर्फी को अरेंज कर पाओगे. वैसे ही यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरसाइज हमारा 1.1 है, उसी का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन. एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members. 616 आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स हैं और बैंड में 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड में. अब बैंड के पीछे ये बाकी लोगों को, सोल्जर्स को मार्च करना है. So 32 members are in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Same number of column में ही उनको मार्च करना है. आगे पीछे रो या कॉलम में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो सेम होने चाहिए ताकि वो रेक्टेंगुलर शेप में परफेक्ट दिखना चाहिए. So the two groups are the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? सबसे ज्यादा कितने कॉलम बनेंगे और कितने कॉलम बना के वो मार्च कर पाएंगे ताकि हर एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए और हर एक कॉलम में इक्वल भी होने चाहिए. सो जहां पर वर्ड को पकड़ो मैक्सिमम नंबर्स मतलब ये हमारा एचसीएफ ही होता है. तो यहां पर भी the maximum number of soldiers can be arranged in each of the column is nothing but HCF of 616 and 32. अगर 616 ये डिविडेंड है उसको 32 से डिवाइड करोगे तो यहां आपका डिविडेंड ये क्वोशंट होगा 19 और रिमाइंडर बचेगा 8. अब ये क्वोशंट है उसको छोड़ दो, 32 बन जाएगा डिविडेंड, 8 बनेगा डिवाइजर. 8 4 जा 32, रिमाइंडर बन गया 0. लास्ट डिवाइजर 8 है तो कहेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 8. मींस फाइनल आंसर नीचे लिखोगे मैक्सिमम 8 सोल्जर्स कैन बी अरेंज इन ईच ऑफ द कॉलम. हर एक कॉलम में 8 सोल्जर हम अरेंज करेंगे. इसी में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये समझ लो. सेम use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्या करना है? show that square of any positive integer, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. m integer है, m is an integer. देखो क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करना है. मींस फॉर एनी ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इफ आई मेक अ स्क्वायर, दैट स्क्वायर वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1. अब ये 3m है, इसका मतलब हमें यहां m का ही यूज करना पड़ेगा. आई मीन ये 3 का यूज करना पड़ेगा. 3m तो 3m plus 1 मतलब यहां ये bq plus r के फॉर्म में. m मतलब ये कोई इंटीजर है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट q.
तो इसका मल्टीपल 3 है, तो यहां हम डिवाइजर 3 लेके पहले रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यूक्लिड लेमा से। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, if b is equal to 3, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq, बट b की जगह हमने लिया है 3q प्लस r, where 0 less than or equal to r less than 3, and therefore r can possess the value 0, 1 or 2. Therefore this is the expression 3q plus r for every integer, for any positive integer. हमने क्या कहा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर डिवाइजर 3 है तो इसके ये तीन फॉर्म ही आएंगे। कौन से? सो a कैन बी एक्सप्रेस एज 3q, और a कैन बी एक्सप्रेस एज 3q plus 1, और a कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 3q plus 2. सो दीज आर द फॉर्म। ये तीन फॉर्म में सारे इंटीजर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर के तीन फॉर्म है, अगर इनका स्क्वायर कर दो देन दैट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। उनका स्क्वायर का फॉर्म होगा 3m या तो 3m plus 1। तो ये सारे तीनों के फॉर्म है, उनका स्क्वायर कर दो। सो देयरफॉर ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द इंटीजर कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने से यहां पर इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, उसका फॉर्म क्या होता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर करते ही यहां होगा 3q का स्क्वायर, एंड दैट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर। ओके, एंड 9 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब q का स्क्वायर, कोशंट का स्क्वायर कर दो, इट इज अनदर इंटीजर होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, मींस इन ऑल ये सारा की सारा कोई एक कांस्टेंट है, इंटीजर है, और उसी को मैं लिख रहा हूं m, वेयर ये m क्या हो गया? तो m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, बट फॉर्म तो 3 का मल्टीपल हुआ, तो ये हो गया स्क्वायर करने से 3m का फॉर्म हो गया। सेम यहां पर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर करते हैं तो एक्सपांशन होगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर एक्सपांशन लगा दिया, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1 है। अब ये दोनों में से कॉमन हमने निकाल दिया 3, तो अंदर क्या बचेगा? 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ q का क्वोशंट में q इज एन इंटीजर, वही इंटीजर का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई, एडिशन, कुछ भी करो, इट इज अगेन अनदर कांस्टेंट विच वी एक्सप्रेस एज m, तो ये बन गया 3m प्लस 1 होगा, एंड वेयर हमें वही प्रूव करना है 3m प्लस 1 होगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। अब ये ले लो, ये तीसरा फॉर्म 3q प्लस 2 हो तो क्या होगा? तो स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, तो इसका भी एक्सपांशन होगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 टू 4 3 12q प्लस 2 स्क्वायर इज 4। अब दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1। अब ये तीनों में से कॉमन 3 निकल रहा है, तो निकाल देंगे कॉमन, तो बचेगा 3 3 9, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12q प्लस 3 1 3 प्लस 1। हमें यहां पर सिर्फ मल्टीपल 3 प्रूव करना है, इसीलिए मैं 3 ही कॉमन निकाल रहा हूं।
सो 3 कॉमन निकालने के बाद ये जो बचा, अगेन इट इज द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ क्यू ओनली। तो क्यू का ही एक्सप्रेशन है, मतलब ये क्वोशंट है, कोई इंटीजर है, तो इंटीजर का सारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन कोई अनदर इंटीजर ही होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, उसी को हम कहते हैं एम। तो +1 होगा, वेयर एम इज इक्वल टू, यहां एम की वैल्यू है 3q² प्लस 4q प्लस 1। मीन्स इन ऑल क्या हुआ कि जो ऑल इंटीजर्स दे आर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2, बट जैसे ही हमने उसका स्क्वायर कर दिया तीनों का, उनका फॉर्म क्या आ गया, दे आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। सो हेंस करके फाइनल में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस व्हाट डू वी डिराइव, हमने प्रूव क्या किया। So square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1। ये उसका प्रूफ होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ लोगे तो ये थियरी सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा पे डिपेंड, ये पूरा सारे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे, अगर 2 बार लिखोगे तो आप आराम से उसको लिख पाओगे। तो यहाँ हमने 1.1 खत्म किया है, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे डिपेंड ये सारा, आप जरूर उसको प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। वीडियो आपको मजा आया हो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम मिलते इसी के आगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी से आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।